आपको एक बात बता दें, पाकिस्तान का सबसे गहरा दोस्त कौन है इस देश में? भाजपाई हैं, नरेंद्र मोदी जी। कौन सी कूटनीति नरेंद्र मोदी जो है साफ कर रहे हैं। और अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले, इनका पुराना इतिहास है नरेंद्र मोदी के पूरे खानदान का कि ये अंग्रेजों का तलवा चाटते थे। सावरकर से लेकर के, मुखर्जी से लेकर के, गोलवरसर से लेकर के, हेगड़ेवार से लेकर के गोडसे तक ने अंग्रेजों का तलवा चाटा था। ट्रंप को भी कोरोना काल में ला करके गुजरात के अंदर जिस तरीके से तलवा चाटा और कोरोना के चपेट में पूरे देश को भेजा है, उसके खिलाफ यह नौजवान जो है बनारस से बिगुल फूका है। और हम दिल्ली के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन है याद रखिएगा, बिकने के लिए नहीं जनाब, जो आपके दिल्ली में लोग बिकते हैं। नरेंद्र मोदी मतलब क्या जानते हैं? नरेंद्र मोदी मतलब चोर, नरेंद्र मोदी मतलब लुटेरा, नरेंद्र मोदी मतलब हत्यारा, नरेंद्र मोदी मतलब हिंदू मुसलमान का हिंसा, नरेंद्र मोदी मतलब बहन बेटियों का बलात्कार, नरेंद्र मोदी मतलब ब्राह्मणों के छातियों को गोली से भुनना, नरेंद्र मोदी मतलब दलितों के साथ हिंसा। पत्रकार महोदय, इतना लंबा पहाड़ा पढ़ूंगा कि आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आवाज उठा रहा उनको अंदर किया जा रहा, आप तो सीधा प्रधानमंत्री को ही बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो डर नहीं लगता आपको अंदर कर दिया जाएगा? आपको मालूम है हम कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, हमको नहीं मालूम। हम बनारस के हैं जी, बाबा विश्वनाथ के नगरी के हैं जी। और बाबा विश्वनाथ की इतनी अभी माया है, उतना आशीर्वाद है कि जो उनके आंगन का औलाद होता है उसे जो है नरेंद्र मोदी जैसे गद्दार से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब आजकल देख रहे हैं आपकी सभी विधायक और सांसद का रेट लग जाता है, खासकर कि आप कांग्रेस के बारे में फेमस हो गया है ये बात। तो आप अपना रेट बढ़ा रहे हैं इस तरह से ये ग्रुप बना के, और इसी के साथ ये भी चाहूँगा कि आप कब बिकेंगे? हमारी पार्टी में जो है ऐसे गद्दार होते हैं तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कूड़ेदान में डाल देते हैं। सिंधिया को नहीं देख रहे हैं, अब कौन सा चीज़ लेंगे आशुतोष जी? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरी बतिया सुनिए, अंजना ओम कश्यप के भाई जी, हमारी बतिया सुनिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो है अर्णव गोस्वामी की तरह हमसे आके सवाल पूछ रहे हैं, तो हमको राजू त्यागी समझे हुए हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हत्यारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे थे। ये वही गोडसे के जो औलाद लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे बुजुर्ग के छाती पर जो है गोलियां बरसाने का काम किया था। गद्दारों को बनाया है प्रधानमंत्री। हमने अपने बनारस से जो है गोधरा के कांड के हत्यारों को बनाया है प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि आप लोग भी जो है वही ABP न्यूज़ की तरह जो है फर्जी न्यूज़ चलाएंगे, या जी न्यूज़ की तरह जो है कि वही जो है देश के लोकतंत्र की हत्या करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ से। आज मैं बनारस में हूँ और मेरे सामने हरीश मिश्रा जी बैठे हैं, जिनको आप लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार आशुतोष जी, आपका बनारस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। आप अभी दिल्ली गए हुए थे और आपकी मैंने वीडियोज़ देखी, आप लगभग 7 लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मुद्दा क्या था, क्यों इकट्ठा हुए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। आशुतोष जी, आप सन 2014 से इसी देश में होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और इस देश में जब आप रह रहे होंगे तो इस देश में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, इस देश में जब जाति मजहब के नाम पर जिस तरीके से नफ़रत फैल रहा है, उस नफ़रत के खिलाफ जब हम लोगों ने देखा कि विपक्ष की कोई भी पार्टियां इतनी जुर्रत नहीं कर पा रही हैं कि जो चंद गद्दार हैं इस देश के संसद पर कब्जा करते हैं और हमारी कौमी एकता का जो है उसकी हत्या करते हैं, तब हमारे जैसे नौजवानों को ये लगता है कि नहीं, हमें दिल्ली की तरफ कूच करना चाहिए। तो हमारी पूरी टीम, जिसकी अगुवाई हमारे युवा साथी विनय दुबे जी कर रहे थे, और वो मुंबई से हैं। मुंबई में उनको जो है जबरिया गिरफ्तार करके जो है एक बड़ा उनके ऊपर धारा लगाने की कोशिश की गई, उनका दमन करने का कोशिश किया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नौजवानों का और पूरे देश का समर्थन विनय दुबे के साथ मुंबई के अंदर देखने को मिला, मुझे यह लगा कि मेरा मैं एक हाथ का भी ठाकुर था शोले पिक्चर का। जिस दिन मैंने विनय दुबे को देखा मुझे लगा कि मैं ठाकुर का दोनों हाथ आ गया। तो हम जय वीरू बन करके जो है दिल्ली गए हैं और गब्बर वहाँ बैठा हुआ है संसद के अंदर, तो उसके किले को ध्वस्त करने के लिए हम 7 लोग जो है पूरी सत्ता के खिलाफ 7 सेना लेकर के खड़े थे। तो हम उसमें तमाम जो है देश के जो भी एक्टिविटिस्ट हैं, जिनके हृदय में अपने लोकतंत्र को और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को देख करके जो ये लगता था कि नहीं, ये प्यारा और महान हिंदुस्तान है, उसको बचाने के लिए हम यानी बनारस वाले मिश्रा जी, हमारे युवा साथी, हमारे नेता विनय दुबे जी, काजल निषाद जी, रिवेल श्रद्धानंद जी,
राज त्रिपाठी जी जौनपुर से, हमारे मोहित शर्मा जी दिल्ली से, पंकज श्रीवास्तव जी, ये तमाम नौजवान साथी का जो 7 लोग हैं, इनकी एक छोटी सी टुकड़ी जो थी वो गद्दारों का जो खेमा, जो संसद में गद्दारों का कब्जा है, उसको ब्लास्ट करके वो जो है दूर करने के लिए हम लोग एकजुट थे। मुझे उम्मीद है कि हम इस देश के तिरंगा की आन मान मर्यादा और सम्मान को बचाएंगे, एक बार फिर से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को भारत के अंदर लागू करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए ये हत्यारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे थे, ये वही गोडसे के जो औलाद लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे बुजुर्ग के छाती पर जो है गोलियां बरसाने का काम किया था। गोलवरकर का वो विचारधारा जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की बागडोर को देखना चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो काला विचार जहां जो है जिन्ना के साथ मिलकर के बंगाल के अंदर सरकार बनाते हैं और नफरती इरादों को रख करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करते हैं, ये वही ना है। और ये गुजरात में वो नरेंद्र मोदी पुछरंगमा सियार हम लोग कहते हैं बनारस में। हमारी भोजपुरी थोड़ा सा भाषा समझिएगा क्योंकि आप बनारस में हैं, और बनारस का पान और बनारस का शान और बनारस का मिजाज, इससे आपको रूबरू होना होगा। कितनों बड़का वाले आप चैनल वाले लोग होंगे, हम जानते हैं कि आप लोग भी जो है वही ABP न्यूज़ की तरह जो है फर्जिया न्यूज़ चलाएंगे, या जी न्यूज़ की तरह जो है कि वही जो है देश के लोकतंत्र की हत्या करेंगे। लेकिन आपके शकल सूरत से ये लगता है कि आपके ऊपर मानवीयता है और आपके विचार, आपके आंखों में लाज दिखाई देता है, इसलिए आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। नहीं तो किसी जो है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जानते हैं कौन है? जी बिल्कुल। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। बस गुंडा नाम है उनका, माफिया की तरह। कोनो इंटरव्यू आप उनका देखे हैं? कभी भी आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ को इंटरव्यू देते वक्त आप उनके चेहरे के भाव को जो है कि किसी सरल स्वभाव में आप देखे हों। हमेशा धमकी देने वाले, तो हम लोग उनको धमकी वाले बाबा जी कहते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका उपनाम बनारस में क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम बता देते हैं। उनका नाम हम बनारसी लोगों ने निबंध वाले काका जी रखे हैं। जानते हैं वो कोनो भी विषया पर जो ना आधा घंटा निबंध देंगे। जब वही निबंधवे सुन करके पूरे देश को चलाना है, तो आशुतोष जी आपके चेहरे को कौन सा कॉस्मेटिक श्रृंगार की ज़रूरत है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? हम जैसे गरीब नौजवान जो है, मजदूर के परिवार के लोग जो है, किसान के औलाद लोग क्या संसद में नहीं जा सकते? लेकिन हमने भारत माँ के आत्मा को नीलाम करना नहीं सीखा है, हमने जो है गद्दारी नहीं सीखा है। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजों ने जो है गोडसे की विचारधारा को नहीं पढ़ा है। आपकी विचारधारा तो अलग है, आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बाकी आपके जो लोग विचारधारा के उनकी अलग विचारधारा है। आपने विनय दुबे का लीडर मान लिया है क्या उसमें से? निश्चित रूप से हमारा ये जो देखिए, हमको छोड़ करके हमारे सातों टीम में जो भी सदस्य हैं वो सब हमारे नेता हैं। देखिए, बड़ा और विशाल हृदय करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी लड़ाई है। हमारा एक एक साथी अपने जज्बे से हमसे बड़ा नेता है। मैं तब जा कर के उन लोगों से मिलता और उनके साहस को, उनके प्रोत्साहन को, देखिए ये देश के प्रति आहुति देने की बारी आ गई है। आशुतोष जी, आप क्या समझ रहे हैं? इस गुंडा राज और माफिया राज में अगर इन गद्दारों के खिलाफ कोई सवाल उठा रहा है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टूटना चाहेंगे आपको। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल, आप कि जिस पार्टी में आप हैं उसके बारे में भी आप कुछ कहना आप बड़ी बड़ी बात कहें तो हम भी आपके बतिया को टोकना चाहते हैं। हमारी बतिया सुनेंगे? हाँ, हम बड़ी बड़ी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें हम बड़ी बड़ी काम करके दिखाते हैं। गदाइयों को हमने प्रधानमंत्री बनाया है, यानी चूतियों को बनाया है, गद्दारों को बनाया है प्रधानमंत्री। हमने अपने बनारस से जो है गोधरा के कांड के हत्यारों को बनाया है प्रधानमंत्री। तो हम बनारसी लोग बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे तो क्या आप जैसे लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे? आप लोग ठीक है, आप मैं जो पूछना चाह रहा था कि बड़ी बड़ी बात मतलब आजकल देख रहे हैं आपकी सभी विधायक और सांसद का रेट लग जाता है, खासकर कि आप कांग्रेस के बारे में फेमस हो गया है ये बात। तो आप अपना रेट बढ़ा रहे हैं इस तरह से ये ग्रुप बना के, और इसी के साथ ये भी चाहूँगा कि आप कब बिकेंगे? अच्छा, तो कोनो हैसियतदार खरीद के लाइएगा, हम आप ही के सामने बिकेंगे। हम तो अपनी गरीबी बेचेंगे। कोई हमारी गरीबी खरीदने के लिए तैयार हो तो बताइएगा। यहाँ अंबानी और अडानी की अमीरी बिक रही है जनाब। आप हमारे बहुत लोग बोलते थे, चूड़ियाँ भेजते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में जाके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और अंत में वही करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके सबने धोखा दिया है पब्लिक को। तो ये तो बिल्कुल मत कहिए कि ऐसा आप नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे भी लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि आप भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, 7 लोग होंगे, 7 से 100 हो जाएंगे और बाद में अंत में जो है बड़ा रेट मिलेगा। और रेट चल रहा है अच्छा 25 करोड़ तक सुना था मैंने भी खुद ही। तो आपका और आपकी जिस पार्टी से हो तो वहाँ तो अच्छा रेट
बहुत आराम से जाते हैं लोग, वोट उसको मिलता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद उसके पार्टी के लोग उसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ओपन बात है। वो बी पार्टी कही जाती है किसी की कि यहाँ पे आप आइए, यहाँ से यहाँ सप्लाई हो जाइए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्य हमारे देश का कि जब लोकतंत्र का ऐसा चौथा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मध्य मेरी प्रदेश, बतिया राजस्थान। सुनिए, मेरी जी। बतिया सुनिए, बताइए। अंजना ओम कश्यप के भाई जी, हमारी बतिया सुनिए। दुख होता है, दर्द होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब जो है कि विधायिका और न्यायपालिका को बिकने का रेट जब पूछता है, तब आम नौजवान और आम गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, देखिए हमको एमपी एमएलए बनने का शौक नहीं है आशुतोष जी। हम अपने रोजगार के सवाल पर इन सड़कों पर आए और हमारा गैंग बना, हमारा टीम बना। हमने जो है अपनी सूखी रोटी के खिलाफ नरम रोटी की जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें आए। पानी वाला दाल आशुतोष जी आप नहीं खाएं, नहीं तो आप कभी भी, आपको ये हिम्मत ना होता इस सवाल करने का कि गरीबी और ज़मीर का रेट क्या होता है। बिकाऊ वो लोग होते हैं जो राजनीति के कोठे पर जाकर के बेस्या बनते हैं। हम वो नौजवान लोग हैं जो अपने शिक्षा और अपने अधिकार और अपने सम्मान की लड़ाई इन गद्दारों से लड़ रहे हैं। ऐसे गद्दार अगर आपकी पार्टी में, उनके खिलाफ कभी आप बोलते हैं? अरे हमारी पार्टी में जो है ऐसे गद्दार होते हैं तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कूड़ेदान में डाल देते हैं। सिंधिया को नहीं देख रहे हैं, अब कौन सा चीज़ लेंगे आशुतोष जी? देखिए मिजाज बड़ा दूसरे तरीके का है। मतलब बीजेपी में चला गया तो खराब हो गया? तो बीजेपी बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो किसी को अच्छा बुरा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में चला गया कोई आदमी तो वो खराब हो गया। निश्चित रूप से गद्दार हो गया। खराब तो आप बड़ा ऊंचा वाला पायदान दे दिए, देश का गद्दार हो गया। देश के भारत माँ के आंचल को नीलाम करने वाला वह कलयुगी पुत्र जो माँ और बहनों की इज्जत के साथ राजनीति करता हो, जिनके पार्टी में चिन्मयानंद जैसा जो है राक्षस बैठता हो, भगवा के अंदर बैठ करके बलात्कार को जो है अपना पेशा बनाता हो, और उसी राज्य में, उसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी जो है मठ से निकल के आता हो, और वो व्यक्ति जो है चिन्मयानंद जैसे सांसद को जो है बचाने का काम करता हो, सेंगर जैसा जो है विधायक को अपना जीजा की तरफ पूजता हो, तो वैसे प्रदेश में आप कहाँ जो है कि बात कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी मतलब राजनीतिक कूड़ादान और हमारे बनारसी पान का पीक, जहां हम लोग थूकते हैं जिस पायदान पर, उसको मैं भारतीय जनता पार्टी का पिकदान समझता हूं। इस बात को समझिएगा। नफरत इसलिए है क्योंकि वो नफरतवाद की राजनीति करते हैं, वो नफरतवाद सिखाते हैं। हम तो कौमी एकता की बात करते हैं। आपने तो एक बार भी ये नहीं पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने जो है कि सर्वधर्म समभाव की जो है कि सवालात पर लड़ती है, और इस देश के लोकतंत्र और तिरंगा के नीचे सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो है अर्णव गोस्वामी की तरह हमसे आके सवाल पूछ रहे हैं, तो हमको राजू त्यागी समझे हुए हैं। हम देखिए एक बात को बता दे रहे हैं, हमारे देश के लोकतंत्र को आप लोगों ने मिलकर के कीचड़ में ढकेल दिया है। तो मैं उतना समझदार आदमी नहीं हूँ कि कीचड़ को देख करके नहीं उतरूंगा। हम और विनय दुबे जैसे तमाम नौजवान साथी अब उस कीचड़, जहाँ कीचड़ में फेंकेंगे उसी कीचड़ में कूद करके उस लाज को बचाएंगे, उस लोकतंत्र को बचाएंगे। राजू त्यागी जी का आपने नाम लिया, ये सही हुआ था जो हुआ था उनके साथ, जो लोग कह रहे हैं? भैया आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा हार्ट अटैक हो जाए आपके इस कठोर सवाल से। देखिए एक बात हम बताएं, राजू त्यागी जी बड़े सरल और बड़े मानवीय आधार के व्यक्ति थे, संस्कारिक व्यक्ति थे। आप जो ये कह रहे हैं, ये जो इंटरव्यू हमसे ले रहे हैं, और हमारा जो आक्रोश निकल रहा है, जो आग निकल रहा है, नरेंद्र मोदी जी हमारा खेत जमीन कब्जा किए हैं कि योगी जी हमारे माताओं बहनों का बलात्कार किए हैं? क्यों आक्रोश है? क्योंकि हम तमाम प्रदेश के माताओं बहनों को अपना बहन मानते हैं, इसलिए मुझे दर्द होता है। हमको लगता है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर जो है बनारस से लेकर के पूरे देश के अंदर किसानों की ज़मीनों का जो है दलाली अडानी अंबानी और रिलायंस कंपनी और गुजरातियों के हाथ में हो रहा है, उसके खिलाफ लगता है कि यार मेरे भी ज़मीन के साथ कभी हो सकता है। तो अपनी वजूद को बचाने के लिए ये जो लड़ाई चल रही है, यह लड़ाई ही देश की एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इस बात को आप समझिए। हम नौजवान लोग MP MLA नहीं बन सकते आशुतोष जी। आप उत्तर प्रदेश में कम हैं, हत्या प्रदेश में ज़्यादा हैं। न जाने आप ये इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं और कल को मेरा हत्या ले तो वो मेरे जनाजे का भी आप लाइव करेंगे, लेकिन इस बात को जान लीजिएगा, जब आप मेरे जनाजे का भी लाइव करेंगे तो आपके भी आंखों में एक शौक होगा, एक गर्व होगा कि देखो कोई शानदार नौजवान जा रहा है बनारसी, उसी बनारस से जिस बनारस में गुजराती नरेंद्र मोदी जो है पुचरंगमा सियार की तरह बनारस में आता है और सांसद बनता है। हम मासूम लोग थे बनारसी लोग, हमने जो है मानवीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर और
गरीबों के डिमांड पर नरेंद्र मोदी जैसे जो है केतलीबाज आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था। हमको ये लगा नरेंद्र मोदी मतलब क्या जानते हैं? नरेंद्र मोदी मतलब चोर, नरेंद्र मोदी मतलब लुटेरा, नरेंद्र मोदी मतलब हत्यारा, नरेंद्र मोदी मतलब हिंदू मुसलमान का हिंसा, नरेंद्र मोदी मतलब बहन बेटियों का बलात्कार, नरेंद्र मोदी मतलब ब्राह्मणों के छातियों को गोली से भुनना, नरेंद्र मोदी मतलब दलितों के साथ हिंसा। पत्रकार महोदय, इतना लंबा पहाड़ा पढ़ूंगा कि आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा था। आपको डर नहीं लगता रासुका से? कौन बात कर रासुका? हमारे क्या रासुका जानते हैं जब कोई डर कब लगता है? नहीं, आजकल पत्रकार को अंदर किया जा रहा है, जो आवाज उठा रहा है उनको अंदर किया जा रहा है। आप तो सीधा प्रधानमंत्री को ही बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो डर नहीं लगता आपको अंदर कर दिया जाएगा? आपको मालूम है हम कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, हमको नहीं मालूम। हम बनारस के हैं जी, बाबा विश्वनाथ के नगरी के हैं जी। और बाबा विश्वनाथ की इतनी अभी माया है, उतना आशीर्वाद है कि जो उनके आंगन का औलाद होता है उसे जो है नरेंद्र मोदी जैसे गद्दार से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बनारस में मर भी जाएंगे तो मोक्ष और बैकुंठ को जाएंगे। हम कोई गुजराती अमित शाह की तरह थोड़ा नहीं है कि एम्स में जाके भर्ती हो जाएंगे और जाके किसी गुजरात के जो है कि नाले के किनारे जला दिए जाएंगे। मरकड़का हमारे के यहाँ है। हमारे के यहाँ मरना ही सबसे बड़े जीवन दान की जो है एक पहचान है। इसी को काशी कहते हैं और इसी को बनारस कहते हैं। तो उस बनारस की प्रतिभा पर मुझे गर्व है कि हमको डर लगेगा। डर आपको लगना चाहिए गौरी लंकेश आप कहीं ना हो जाए। डर आपको लगना चाहिए कि जो हमारे यहाँ मिर्जापुर में एक तो पत्रकार था, साफ जो है। देखिए, हमारा भी सोचना है ऐसा ही, मरना एक दिन है तो कोई भी मार दे, और डर के तो हम भी नहीं रह सकते। पत्रकार हैं तो क्वेश्चन पूछना, आपसे भी सवाल पूछेंगे और किसी जी आपके ऊपर विश्वास मेरा तभी लगा जब आप हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी का इंटरव्यू ले रहे थे। नहीं तो हम जानते हैं आपसे बेकार जमीर बेचने वाले पत्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजों के और डेहड़ियों को चूमते नजर आते हैं 200-200, 500-500 के रुपयों के लिए। लेकिन आपके चेहरे पर ज़मीर हमको दिखा, इसीलिए मैं जो है ज़मीर के साथ आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मामला ये है आशुतोष जी कि जो जिस तरीके से धर्मवाद की राजनीति चल रही है, हिंसा चल रहा है, खून खराबा चल रहा है। देखिए, हमारा एक सीधा डिमांड है, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों? हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सन 2014 में डिजिटल इंडिया का नारा दिया था कि नहीं दिया था? हम नहीं दिए थे, हमारे बाप ने नहीं दिया था आशुतोष जी। हमारे बाप दादा पुरखों और उनने बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, पूरे देश में बड़ी व्यस्तता चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश से छुट्टी मिलेगा तब वो आएंगे बनारस जो है। लेकिन फिर भी जहाँ जिसका चुनावी क्षेत्र होता है वहाँ तो उसकी लायबिलिटीज एज ए सांसद बनता है कि नहीं बनता? नारा भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो हमको बनारस का जाइए, पूरा बनारस में आप हैं, पूरे गांव गिराव से लेकर शहरी इलाके के किसी प्राथमिक विद्यालय को डिजिटल करते हुए दिखा दीजिए। हमारे के यहाँ उत्तम स्वास्थ्य की बात देखना, हमारे के यहाँ मंडलीय अस्पताल है आशुतोष जी। गरीब गुरबे और बुनकर परिवार के लोग वेंटिलेटर के लिए मरते नजर आते हैं। आप जाइए कपिल चौरा पे जो है, समझ में आ जाएगा आपको क्या है। विश्वविद्यालयों के अंदर अब जो है आरएसएस के एजेंट लोग जो है गेस्ट हाउस में बैठते हैं और वहाँ हिंसा और किस तरीके से पाकिस्तान परस्ती का राजनीति करते हैं। आपको एक बात बता दें, पाकिस्तान का सबसे गहरा दोस्त कौन है इस देश में? भाजपा ही हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये बताइए, जिन्ना के मज़ार पर किस पार्टी का नेता गया था चद्दर बिछाने? हमको आप बता सकते हैं? आप तो पत्रकार। शायद अडवाणी जी। शायद नहीं, क्लियर कहिए। देखिए, आप शायद जैसा ही कहते हैं ना तैसा ही हमको जो है ना कि अमीश देवगन जैसा जो है गद्दार पत्रकार नजर आता है। अमीश देवगन ये भी नहीं बोलेंगे आपसे, हैं? शायद भी लगा के नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप तब हमको आपके अंदर रवीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। आप शायद कह दिया, हम आपको कंफर्म बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था। अच्छा, बिरयानी कौन सा आदमी गया था खाने? बिरयानी वो नहीं खाते मेरे ख्याल से, गए थे वो। कौन? नरेंद्र मोदी जी। डर के कहाँ? नहीं, डर के बिल्कुल नहीं बोले, मोदी जी गए। जनगण मंगल गाते हैं, हाँ, वंदे मातरम कहते हैं, बिल्कुल, तिरंगा को देख करके गर्व होता है, बिल्कुल। तब काहे नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गया था बिरयानी खाने पाकिस्तान? जिसका सबूत मेरे पास नहीं, वो मैं कैसे बोलूं? पाकिस्तान गया? पाकिस्तान गए थे, बिल्कुल गए थे। कौन गया था? नरेंद्र मोदी जी गए थे। कौन से पार्टी का? भाजपा के गए थे। किसका एजेंडा है हिंदू और मुसलमान के लड़ाने का? ये तो आपको कहना है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपने जितनी चीजें पूछी बिल्कुल मैं सही। गुरु बनारस में आए हो पत्रकार महोदय, तो बनारस आपने जितने क्वेश्चन पूछे मैंने आपको आंसर दिए, जबकि मेरा तो मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी गए थे बिरयानी खाने जो है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के माँ को साल भेंट करने।
हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जो पाकिस्तान के सरजमी पे कदम रखता और भारत के तिरंगे को नीलाम करने का काम करता हो। डीएसपी देवेंद्र सिंह का नाम सुने हैं? जी। कौन था जिसको पकड़ा गया था अभी? डर डर के कहा? नहीं, डर के नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा सा याद करके बोल रहा हूँ। अफजल गुरु के केस से लेके आज तक उनका नाम आया था और पुलवामा में उनका नाम जोड़ा गया था, जिनको अच्छा एक बात बताइए, चौकीदार बड़ा चौचक था कि नहीं हमारे देश का? चौकीदार मीन्स जिसको मोदी? अरे नरेंद्र मोदी चौचक है। मैं देखिए, मैं एज अ रिपोर्टर कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे अपने ख्यालात जो हैं वो अरे मैं आपके वाह, सामने एज अ वाह, रिपोर्टर वाह, तो नहीं वाह, बोल सकता। इस समय मैं आपका क्वेश्चन, माननीय महोदय, पत्रकार महोदय, रिपोर्टर जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता बिल्कुल, है मेरी और अपनी- बड़े कलम और जुबान में बड़ी धार होता नहीं, है। बिल्कुल। इत्तेफाक है, दुर्भाग्य हमारे भारत देश का कि जिस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गूंगा बन करके खड़ा होता है, उस दौर में हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी और विनय दुबे जैसा जो है नौजवान दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ बिगुल फूंकता है और कहता है और शान से छाती उतान करके कहता है कि गद्दारों संसद से बाहर आओ। धक्के मार करके संसद से बाहर ले जाएंगे। आशुतोष जी, कम बात में सीधी बात को हमने आपको सीधे सीधे बता दिया। पुलवामा का अटैक करने वाला जो है यही नरेंद्र मोदी के सरकार के उनके अपने एजेंट थे, जिनको ये मालूम था कि 2019 के सरकार बनाने के लिए हमको भारत और पाकिस्तान का लड़ाई लड़ना था। चीन इनसे थर थर काँप रहा था। पैंगोंग से लेकर के गलवान से लेकर लद्दाख में किसकी सेना लगी हुई है? किसने भारत को चुनौती लगातार दिया है? हमारी जीडीपी बांग्लादेश से क्यों नीचे आ गई है? और हमारा छोटा भाई जो कूटनीतिक में था यानी नेपाल था, जो हमारे साथ खड़ा रहता था, आज उसने हमारे छातियों पर गोली बरसाने का काम किया। कौन सी कूटनीति नरेंद्र मोदी जो है साफ कर रहे हैं? और अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले, इनका पुराना इतिहास है नरेंद्र मोदी के पूरे खानदान का कि ये अंग्रेजों का तलवा चाटते थे। सावरकर से लेकर के, मुखर्जी से लेकर के, गोलवरसर से लेकर के, हेगड़ेवार से लेकर के गोडसे तक ने अंग्रेजों का तलवा चाटा था। ट्रंप को भी कोरोना काल में ला करके गुजरात के अंदर जिस तरीके से तलवा चाटा और कोरोना के चपेट में पूरे देश को भेजा है, उसके खिलाफ यह नौजवान जो है बनारस से बिगुल फूका है और हम दिल्ली के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिकने के लिए नहीं जनाब जो आपके दिल्ली में लोग बिकते हैं। हम अपने रोटी के सवाल पर जाएंगे, हम अपने बच्चों के आगे आने वाले भविष्य के सवाल पर अपना एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हम अपने जो है गाँव गिराव में जो मर रहे किसान हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो, उनके सवाल पर जाएं। हम अपने बहन बेटियों को आबरू बचाने के लिए आशुतोष जी दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान किए हैं और जंग लड़ेंगे। शहादतें होंगी तो शहीद आजम भगत सिंह का साथी कहलाऊंगा और अगर जिंदा रह गया तो बदलते भारत का नया तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये वादा रहा। आप रहेंगे, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आशुतोष जी को तब तक जिंदा रखेंगे ताकि जब हम लोग MP MLA बने रहेंगे और शान से सही ललकारते हुए भारत माता की जय कहते हुए आपको एक बार फिर से इंटरव्यू देंगे और कहेंगे कि देखो ये बदलता भारत है और बदलते भारत की सच्ची तस्वीर नौजवानों के हाथ में है और वो बनारस और मुंबई और तमाम देश के लोग और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, करेंगे। चलिए, ये थे हमारे सामने मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से, जैसा कि वो बोलते हैं, मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जो कि नॉर्मली रिपोर्टर नहीं करते हैं, बिजली का मुद्दा और स्कूल फ़ीस का मुद्दा, जो कि मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ और ये चीज़ सबको समझना चाहिए एज अ रिपोर्टर। बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं लोग और स्कूल की फ़ीस अच्छे खासे लोग 70-80% लोग नहीं दे पा रहे हैं। बैंक की EMI भी है बिल्कुल, और लोन EMI, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि मिश्रा जी जैसे लोग, जो ये लोग टीम इकट्ठा कर रहे हैं, ये लोग इस मुद्दे पे लेके सामने आएँ और इस मुद्दे को हाईलाइट करें। नहीं तो बहुत सुसाइड हो सकते हैं, बहुत से डिप्रेशन में चले जाएंगे और ये मुद्दा भी ये उठाएं, ये इनसे मेरी रिक्वेस्ट है। हम बाबा विश्वनाथ से निवेदन करेंगे कि अगर हमारे घरों में जो है पैसे के अभाव में मौतें होती हैं तो एक मौतें जो है उससे भी बड़ा बुरा जो है अंबानी के परिवार में भी हो, अंडानी के परिवार में भी हो, जयशाह के भी परिवार में भी हो। यानी हमारे बच्चे अगर मरेंगे तो इनके भी बच्चे मरें, हमारे बच्चे अगर खुशहाल रहें तो बाबा विश्वनाथ इनके भी बच्चे को खुशहाल रखें। जैसे को तैसा देंगे जवाब, लोहा को लोहा काटता है जनाब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। गद्दारी से बात करेंगे तो गद्दारी से इनसे लड़ेंगे, वफादारी से बात करेंगे तो गले लगा करके तिरंगा का सम्मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस, जय हिंद।